जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है उसका नुकसान जो है वो हिंदुस्तान को ही झेलना पड़ता है, भारत को ही झेलना पड़ता है। कश्मीर की जनता, कश्मीर के व्यापारी, कश्मीर के दुकानदार आतंकवादियों को गाली देते हुए नजर आए, आतंकवादियों को कोसते हुए नजर आए। पाकिस्तान तो टूटने की कगार पर आ चुका है। अब उसके पास कोई इलाज नहीं है अपने देश के जनता को ये बताने के लिए कि हम आपको गवर्नेंस दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है वहां पर। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के साथ है। और जो भी आतंकवादी होगा, चाहे सेना की वर्दी में हो, चाहे वहाँ पर आम आदमी की वर्दी में हो, चाहे वहाँ पर किसी राजनीतिक वेशभूषा के अंदर रहता हो, उन सबका सफाया करना भारत का प्रथम कर्तव्य बनता है, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वचनबद्ध हैं। हमारे देश को जो भी व्यक्ति कमजोर करने की कोशिश करेगा उसका इलाज करना हम जानते हैं। हिसाब तो होगा, लेकिन हमारे हिसाब जो है देश के प्रधानमंत्री रणनीति के तौर पे करेंगे। आज की डेट में कोई देश है तो वो चाइना है। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को भी हमसे कंपटीशन करना है, तो उसने एक और रास्ता चुन लिया कंपटीशन करने का कि आपको अपनी आर्मी एंगेज करिए, हम अपने आतंकवादी एंगेज करेंगे। कश्मीर को डॉक्टर्स किसने दिए या देने की शुरुआत करी? तो देश के प्रधानमंत्री। सड़कें किसने दी? हमने। पावर प्लांट किसने दिए? हमने। जिस तरीके से मसूरी घूमने जाते हैं, नैनीताल घूमने जाते हैं, वैसा ही टूर कश्मीर का बनाते हैं। मतलब डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं था और एक अच्छा वातावरण पैदा किया, कश्मीर को डेवलप किया। भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब भी यही कहते थे कि हम रंगला पंजाब बनाएंगे। वो तो खुद ही आपने देखा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे कार्यक्रमों में वो खुद ही रंगीन होकर के आते थे। जो खुद रंगीन होकर के आता है उसको कैसा रंगला पंजाब चाहिए उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। हरियाणा आज देश के सबसे डेवलप्ड प्रदेशों में से एक हो चुका है और इससे भी बेहतर होने की कगार पे खड़ा है। अगले 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा कि हरियाणा के मॉडल्स की चर्चा पूरे देश में होगा। माई हिंदी टीवी की इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बीजेपी नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली जी। उनसे कई सारी मुद्दों पर बातचीत होगी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हरियाणा की राजनीति को लेकर भी बात की जाएगी। सर, सबसे पहले तो आपका माई हिंदी टीवी पर स्वागत है। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? बढ़िया सर। सर, सबसे पहले तो बात पहलगाम के मुद्दे पर करते हैं, क्योंकि ये पहलगाम का मुद्दा जो है बहुत ही इस वक्त पूरे देश में इसके अलावा और किसी टॉपिक पर ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं सर पहलगाम के मुद्दे को? पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस खास तौर पर इस अटैक के बाद बात की जाए तो जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है उसका नुकसान जो है वो हिंदुस्तान को ही झेलना पड़ता है, भारत को ही झेलना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर हमने ये देखा कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है, क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? जैसा आपने बोला कि जब भी कोई अटैक होता है तो उसमें हिंदुस्तान को फर्क पड़ता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान अपने आप में एक, जैसे कहते हैं, टेररिस्ट इंडस्ट्री बन चुका है और जितना नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है उतना नुकसान पूरी दुनिया में किसी देश को नहीं उठाना पड़ रहा जो आतंकवाद को पैदा कर रहा है। आज अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान को भारत के साथ अपने टेररिस्ट इसलिए एंगेज करने पड़ते हैं क्योंकि उनके जो हालात पैदा हो गए हैं वहाँ पर वो किसी से छुपे नहीं है। आपने देखा पीछे बलूच लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान तो टूटने की कगार पर आ चुका है। अब उसके पास कोई इलाज नहीं है अपने देश के जनता को ये बताने के लिए कि हम आपको गवर्नेंस दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है वहाँ पर। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर आप ये देखें तो पूर्ण रूप से आर्मी भी नहीं है। आर्मी के अंदर भी कुछ इंडिविजुअल हैं जो आर्मी को अपने हिसाब से चलाते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कहीं कहीं पे कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी के जनरल इतने अमीर होते हैं जितने किसी देश के तो शायद उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं वो जो पूरा फंड होता है आर्मी का, जो डिफेंस का मिलता है, वो पूरा फंड वो अपने पास इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं,
बड़ी बड़ी वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बड़े बड़े अंपायर्स हैं, 5 स्टार होटल तक उनके विदेशों में हैं। अमेरिका इंग्लैंड जैसी जगह पर वो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स चलाते हैं। तो जब आप ये सोचिए कि जब वो पाकिस्तान का पैसा विदेशों में लेकर के जा रहे हैं और उनको अपना सर्वाइवल करना है, तो सर्वाइवल का एक ही माध्यम रह जाता है, और वो माध्यम क्या होगा? आतंकवाद। क्योंकि वो अभी ऐसी कोई चुनौती उनके सामने नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध ना होते हुए भी वहाँ की जनता को ये बताना कि भाई हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको गुमराह करना, उनको इस तरीके से मैनेज करना कि वो भी हमारे साथ एंगेज हो जाएं, वो किसी भी मुद्दे पर, चाहे कश्मीर के मुद्दे पे हो, चाहे किसी और मुद्दे पर हो, वो एंगेज रखना चाहते हैं उनको। वो बार बार ये लोगों को डराते हैं पाकिस्तान के कि भारत उनके ऊपर अटैक कर देगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की हैसियत भारत के सामने आज कुछ भी नहीं है जी। चाहे आप किसी भी स्तर पे ले लीजिए, आप इकोनॉमी में ले लीजिए, वो कहाँ खड़े हैं? वहाँ के लोग आटा मांग रहे हैं और ये उनको AK-47 दे रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से माहौल पाकिस्तान में आपके अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, तो लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप आटा बाद में देख लेना, पहले हमें युद्ध लड़ने दो, ये डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है वहां के लोगों को? बिल्कुल, देखिए वहाँ के जो लोग हैं उनको भी समझ आ चुका है कि अब हमारे देश के पास कुछ नहीं रह गया, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज है, ना हमारे पास कोई ऐसे संसाधन है। पाकिस्तान ने चाइना के सामने पूरी तरह सरेंडर किया हुआ है। आपने देखा चाइनीज इंजीनियर्स को, जो सिल्क रोड है जी, उसके ऊपर भी चाइनीज इंजीनियर को कितना खामियाजा उठाना पड़ता है। वहाँ के लोग चाइनीज इंजीनियर्स को मार रहे हैं, चाइना को आने नहीं देना चाहते हैं, पठान नहीं आने देना चाहते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी अपनी ही देश की जनता को मार रही है। किसके लिए? चाइनीज के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। भारत आज देखिए अपने पैरों पर खड़ा है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। चाइना में आप देखिए कोविड के बाद से जो हालात पैदा हुए, उसके बाद हर कंपनी भारत की तरफ अपनी नजर बनाए बैठी है। टेस्ला भारत आ रही है, एप्पल भारत में आ रही है, ये सारी कंपनियां, मैक, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट भारत में लगाने शुरू कर दिए। तो ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत का कॉम्पिटिटर आज की डेट में कोई देश है तो वो चाइना है। हम पाकिस्तान के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी हमसे कंपटीशन करना है, तो उसने एक और रास्ता चुन लिया कंपटीशन करने का कि आपको अपनी आर्मी एंगेज करिए, हम अपने आतंकवादी एंगेज करेंगे। तो आप देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये मैसेज दिया है। ये मैसेज हमने, आपने देखा पुलवामा अटैक के बाद भी दिया, सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे। आज भी हम कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बोला है कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी। तो आप ये सोचिए कि जो डर उनके अंदर है कि हम चंद आतंकवादी भेज करके भारत के निहत्थे लोगों के ऊपर अटैक करवा के इस तरीके की हरकत करेंगे, तो उसके जवाब में भारत जवाब नहीं देगा। जब उन पर बनाई तो आप देखिए पाकिस्तानी जनरल भी डरे फिर रहे हैं, उनकी आर्मी डरी फिर रही है। उनको ऐसा लगता है कहीं भारत अटैक ना कर दे हमारे ऊपर। अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से तो वहां के जनरल अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं, वो पाकिस्तान में रखना ही नहीं चाहते। ये भी खबर आई थी कि वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं वो भी गायब हो गए हैं। हालांकि बाद में फिर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का जो एडमिन है उनकी तरफ से ये फोटो जारी किया गया कि वो एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। तो सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि वो खुद भी भाग गए हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं उनके डर की कर रहे हैं जी। वो भागे हैं या अपने बच्चों को भेजा है या अपने परिवार को कहीं सेटल करवाना चाह रहे हैं। जब जिसको ये यकीन नहीं है कि मैं जब पाकिस्तानी बच्चों को मिसगाइड करके, गुमराह करके भारत में आतंकवादी बना करके भेजूंगा, तो उसके अवज में जो जवाब आएगा, जिसको ये कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं उनको बचा पाऊंगा, मतलब अपने ही बच्चों को बचा पाऊंगा, तो पाकिस्तान की जनता को क्या बचाएंगे बताइए? जब उनको यही नहीं पता कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, तो जनता कैसे सुरक्षित रहने वाली है? तो ये बात का आइडिया उनको होना चाहिए था कि जो हरकत उन्होंने करी है भारत के अंदर, इसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता भुगतेगी, पाकिस्तान की आर्मी भुगतेगी। और मैं कहता हूं क्योंकि गुनहगार आप हैं तो अपने बच्चों को भी पाकिस्तान में रखिए ना, उनको जनता से क्यों अलग कर रहे हैं? अरे वो भी तो पाकिस्तानी नागरिक हैं। मैंने इसीलिए बोला आपको कि ये पाकिस्तान का पैसा लूटते हैं, पाकिस्तान का पैसा विदेशों में लेकर के जाते हैं, पाकिस्तान की जनता को आटा नहीं दे रहे हैं, सब्जी नहीं दे रहे हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं दे पा रहे हैं, उनके रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, उनको केवल आतंकवादी बना रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ेगा तो पाकिस्तान को स्वयं उठाना पड़ेगा। और भारत के ऊपर ये छोटी मोटी हरकतें करके अगर ये सोचते हैं कि भारत इनसे हिल जाएगा, तो भारत आज देखिए दुनिया में जो डेवलप्ड देश हैं उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ खड़ा होकर के आगे चल रहा है। उनकी उम्मीदें भारत से और भारत की उम्मीदें उन डेवलप्ड देशों के साथ हैं।
तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? हमने तो पाकिस्तान को खड़ा होने के लिए, आपने देखा वाजपेयी जी ने बस लेकर के गए और बहुत मौके दिए उसको सुधरने के, जी। और बार बार ये कोशिश करी कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जनता नरेंद्र भी- मोदी भी जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद वो खुद गए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, आपने देखा जी कि बिना किसी सिक्योरिटी के वो पाकिस्तान गए, और बिना किसी सिक्योरिटी के जी उस देश में जाना जहां पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी की ठनी पड़ी हो, आर्मी उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही हो, और उनके घर पे जाना, ये अपने आप में दिखाता है करेज बिल्कुल। कि कितने निडर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये हमें कहते हैं कि आप हमारे पे अटैक करके दिखाइए। अरे भाई, हम तो बिना किसी सिक्योरिटी के आपके पास आ गए। जब हमारी आर्मी आपके पास पहुंचेगी तो उसका अंदाजा लगाइए किस तरीके का माहौल आपका होगा। बिल्कुल। और हमने एक बार नहीं, बार बार करके दिखाया है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी संस्थाओं के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के साथ है। और जो भी आतंकवादी होगा, वो चाहे सेना की वर्दी में हो, चाहे वहां पर आम आदमी की वर्दी में हो, चाहे वहां पर किसी राजनीतिक वेशभूषा के अंदर रहता हो, उन सबका सफाया करना भारत का प्रथम कर्तव्य बनता है, और जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वचनबद्ध हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा एक्शन भारत की तरफ से हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? ये तो आप पाकिस्तान में एक टूर करके देखिए, वहाँ की जनता के बीच में जो डर है उसको महसूस करके आइए, वहाँ की आर्मी किस तरीके से बौखलाई हुई है उसका अंदाजा लेकर के अब आइए। तो अटारी बॉर्डर बंद कर दिया ना सर। चैनल्स को देखिए आप, जी आपको अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान में रात को अब लोग सोते नहीं हैं, उनको खतरा होता है कहीं जवाब अभी ना आ जाए। वो घंटों और मिनटों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम एक बड़ा, जिसे कहा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, हिसाब तो होगा, लेकिन हमारे हिसाब जो है देश के प्रधानमंत्री रणनीति के तौर पे करेंगे। जनता की भावनाओं के हिसाब से भी होगा, लेकिन रणनीति उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उसका जवाब बहुत बेहतर मिलने वाला है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इशारा दिया है। सर, कश्मीर के बारे में जैसे ही धारा 370 हटी, उसके बाद माहौल जो है वो नॉर्मलाइज हो गया था, या बार बार हमने देखा भी, क्योंकि बहुत सारे सैलानी जो है वहाँ पे गए भी। लेकिन ये अटैक हुआ उसके बाद खबरें आई कि 90% बुकिंग जो है वहाँ से कैंसिल हो गई है। अभी आज ही की मैं खबर बता रहा हूँ कि वहाँ पे लोग दोबारा से पहुँचने लगे हैं। तो कहना सवाल ये है कि जो डर जो है एक आतंकियों ने पैदा करने की कोशिश की, उस डर को आम हिंदुस्तानी के मन से कि हाँ वो दोबारा से कश्मीर जाएं, घूमने के लिए जाएं, क्योंकि कश्मीर जो है वो कोई अलग नहीं है, वो हमारे देश का हिस्सा है, और हमें हमारे देश के हिस्से में जाना है नहीं जाना है ये कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ना ही किसी में ये हिम्मत है कि हाँ कोई ये कहे कि हाँ तुम वहां मत जाओ क्योंकि हम तुम्हें डरा रहे हैं। आप कैसे, मतलब भारत सरकार जो है वो कैसे इस डर को, जो लोगों के मन में इस वक्त डर है, कैसे निकाले? आपने एक चीज महसूस करी कि इस आतंकवादी अटैक के बाद कश्मीर की जनता, कश्मीर के व्यापारी, कश्मीर के दुकानदार आतंकवादियों को गाली देते हुए नजर आए, आतंकवादियों को कोसते हुए नजर आए, पाकिस्तान को गाली देते हुए नजर आए। ये पहली बार हुआ है। और ये क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है क्योंकि कश्मीर के अंदर कश्मीरियत अगर कोई वापस लेकर के आया तो वो देश के प्रधानमंत्री लेकर के आए। जी। आप ये देखिए, कभी इतने कंफर्ट जोन के अंदर जिस तरीके से आज कश्मीर में टूरिस्ट जाते हैं, अगर पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए तो 30-35 साल तक तो आपको याद नहीं होगा कभी कि इतनी तादाद में टूरिस्ट जिस तरीके से मसूरी घूमने जाते हैं, नैनीताल घूमने जाते हैं, वैसा ही टूर कश्मीर का बनाते हैं। बिल्कुल। मतलब डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं था। जी। और एक अच्छा वातावरण पैदा किया, कश्मीर को डेवलप किया, कश्मीर के अंदर ऐसे कानून लागू किए जिससे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाए। जो अड़चन बने हुए थे, आपने देखा कि 370 के बाद कितनी महिलाओं को अधिकार मिले। 370 के बाद जो मेडिकल की सीटें मलेशिया में कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती थी, क्योंकि कश्मीर के अंदर कश्मीर के जो कॉलेजेस होते थे उसमें केवल कश्मीरी प्रोफेसर या डॉक्टर पढ़ा सकते थे। अब हमने बाहर के प्रोफेसर और डॉक्टरों का भी एक अरेंजमेंट किया कि वो भी वहां जा सकते हैं, वो भी जाकर के पढ़ा सकते हैं। तो नेचुरली वो सीटें आपकी कश्मीर में पैदा होंगी। तो कश्मीर को डॉक्टर्स किसने दिए या देने की शुरुआत करी? तो देश के प्रधानमंत्री ने। सड़कें किसने दी? हमने। पावर प्लांट किसने दिए? हमने। और इस सबसे बड़ी बात कि कश्मीर के अंदर एक ऐसा माहौल जिसके अंदर इस देश की जनता कंफर्टेबली जा सके,
वहाँ पर एज ए टूरिस्ट जा सके, और कोई इन्वेस्टर भी जाना चाहता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सके। ये माहौल बनने के बाद ही तो आप किसी को कह सकते हैं कि कोई राज्य आपका देश का अभिन्न अंग है। केवल एक ऐसा कानून जिसको लगा करके आपने एक दीवार बना के रखी और कश्मीर को दूर रखा, ये दीवार तोड़ने की जरूरत थी, वो हमने तोड़ के दिखा दी है। और ये जो अटैक हुए हैं, कश्मीर में आतंकवादी अटैक हुआ है, इसका भी जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद को इरेडिकेट करने का जो फार्मूला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, उसका असर आप देखें तो हमसे पहली वाली सरकारों के अंदर कभी लाजपत नगर ब्लास्ट हो रहा है, कभी मुंबई ब्लास्ट हो रहा है। कितने प्रदेशों के अंदर उन जगहों पे ब्लास्ट होते थे जहां की जनता ने कल्पना भी नहीं करी थी कि आतंकवादी हमारे यहां तक भी आ सकते हैं। दिल्ली के गढ़ में आकर के ब्लास्ट होते थे। तो वो जो स्लीपर सेल्स होते थे, वो जो पैसा रूट होता था, जो पॉलिटिकल सपोर्ट उनको मिलती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई है। ये जो कुछ अटैक जो अब हो रहे हैं, इसका भी जवाब हम देना जानते हैं, और जल्दी जवाब मिलने भी वाला है। हरियाणा की बात करते हैं सर, कैसा चल रहा है हरियाणा सरकार का कामकाज आपकी नजर में? मुझे लगता है कि आज तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी से भी पूछ लीजिए, हरियाणा के अंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, जिनको कम से कम मैंने तो सोते हुए कभी नहीं देखा। मैं जितनी भी देर तक जाग सकता हूँ कोशिश करके, उतनी देर तक उनको जागते हुए देखता हूँ। मैं जब सो करके उठता हूँ तब भी मैं उनको जागे हुए देखता हूँ, और जब भी मैं उनको देखता हूँ तो जनता के बीच में देखता हूँ। तो जब ऐसा व्यक्ति किसी प्रदेश को चला रहा हो, तो आपको लगता है वो प्रदेश के बारे में चर्चा बनती है कि कैसा माहौल है। नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश को वो मजबूती दी है, और जनता के बीच में जो अपनी कनेक्टिविटी दी है, उसमें अब सारे गैप खत्म हो चुके हैं। नायब सिंह सैनी जी इस प्रदेश को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं, और मेरे को ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा कि नायब सिंह सैनी जी आज देश के 10 प्रमुख लोगों में से एक हैं। अगर हम मुख्यमंत्रियों की भी बात करें, सारे सीनियर लीडर्स की बात करें, और आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो वो जिस तरीके से डिलीवरी दे रहे, जो कमिटमेंट लेकर के आए थे कि भाई मैं ओथ बाद में लूंगा, शपथ बाद में लूंगा, नौकरी पहले दूंगा, तो कभी देखा आपने किसी मुख्यमंत्री को ऐसे कि अपनी शपथ से पहले उन्होंने सरकारी नौकरियां रिलीज करी? जो भी मांग उनके पास आती है, अगर वो विद इन द प्रोटोकॉल, विद इन द नॉर्म्स आती है, तो उनकी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। हर चीज वो जनता के लिए करना चाहते हैं, और वो कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हरियाणा आज देश के सबसे डेवलप्ड प्रदेशों में से एक हो चुका है, और इससे भी बेहतर होने की कगार पे खड़ा है। अगले 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा ये हरियाणा के मॉडल्स की चर्चा पूरे देश में हुआ करेगी, और अभी भी होती। आपने देखा पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार हरियाणा के मॉडल को कोट किया जी। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे मॉडल आने वाले हैं जिनको दूसरे राज्य अडॉप्ट करने वाले हैं। सर बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन 2 चीजें हैं सर, एक अपराध और दूसरा नशा। ये 2 चीजें जो हैं वो हरियाणा को लगातार परेशान कर रही हैं सर। तो इस पे अगर आप बता पाएं कि हाँ किस तरह से सरकार जो है वो और कड़े कदम उठाने जा रही है। क्योंकि हम पंजाब की अगर बात करें तो जैसे ही दिल्ली के इलेक्शन खत्म हुए और उसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जो है उसने बुलडोजर चलाना जो है, वो जो नशे के सौदागर थे कथित, उनके घरों पर बुलडोजर चलाना जो है वो शुरू कर दिया। तो क्या इस तरह की कोई कार्रवाई या फिर किस तरह की कार्रवाई जो है वो हमें देखने को मिल सकती है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, साइक्लोथॉन जी। वो खुद साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, हर जिले के अंदर जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस को टाइट किया है कि किसी भी तरीके के नशे की बिक्री या उसमें लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो अवेयरनेस प्रोग्राम वो चला रहे हैं स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेजेस के साथ, हर व्यक्ति के साथ, वो मैसेज केवल यही देना चाहते हैं कि नशे की बुराइयों को समझिए, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग नशे को बढ़ावा देने में मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की जो हिदायत है वो पुलिस को दी गई है। आपने कहा पंजाब में, देखिए पंजाब के रूट में नशा आ चुका है। आप ये देखिए, जब पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उस वक्त पे भी
लोग तो बुनियाद रखने के लिए सीमेंट डालते हैं, उन्होंने चिट्टा डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसे लोगों को पंजाब के अपने कैबिनेट के अंदर, अपने मंत्रिमंडल के अंदर, अपने जिसे कहा जा सकता है कि रिसोर्सेज के साथ जोड़ दिया था, जो पूरी तरह से नशे में के कारोबार में लिप्त थे। तो जब आपकी गवर्नमेंट ही जो नशे का कारोबार करते हैं उनके साथ मिलकर के काम करेगी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि चंद घर तोड़ लेने से आप पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे? दिल्ली के अंदर आप आए थे, दिल्ली में भी आपने नशे का ही सहारा लिया, शराब का। जी। पंजाब में आपने चिट्टे का सहारा लिया। ये व्यवसाय बन चुका है पॉलिटिकल लोगों का, ये व्यवसाय बन चुका है जो पॉलिटिकल लोगों की या सरकार की छत्र छाया में वहां रहते हैं। अरे भाई, वो व्यवसाय बंद करिए ना आप। ये 2-4 घर तोड़ने से क्या आपको लगता है कि हम नशा मुक्ति दिलवा सकते हैं वहां पे? वैसे ये बात जो आप कह रहे हैं उसके बाद अब, क्योंकि शुरुआत जो थी पंजाब से ही नशा जो है, पंजाब ये कहता है कि बॉर्डर पार से नशा आता है, लेकिन आज की तारीख में ये पंजाब से शुरू होकर हरियाणा और हिमाचल को भी इसने कवर कर लिया है। यानी पंजाब से शुरू हुआ और हरियाणा और हिमाचल के में भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो चिट्टे के और ड्रग्स के ये आ रहे हैं। तो शुरुआत पंजाब से ही हो रही है। हरियाणा में तो नहीं घुसने देंगे, और पंजाब में जब हम आ जाएंगे तो वहां से भी निकाल देंगे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए, उसके बाद कैसा पंजाब होगा इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। 2027 में हम मान के चलें कि बीजेपी की सरकार पंजाब में भारतीय आने जनता वाली पार्टी पंजाब में सरकार बनाने वाली है। अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही होगी पंजाब में, क्योंकि पंजाब के लोग जान चुके हैं कि अगर देश की जिस तरीके की विकास की गति चल रही है उसके साथ जुड़ करके चलना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलना पड़ेगा। दिल्ली से सफाया हो गया आम आदमी पार्टी का, अब नेक्स्ट नंबर पंजाब का है। कांग्रेस कहीं आज की डेट में बुक्स में है नहीं, आपको भी पता है जी। तो भारतीय जनता पार्टी एक ही विकल्प है, और वो विकल्प पंजाब की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, पंजाब को वापस वही पंजाब देने के लिए जिसको रंगला पंजाब कहा जाता था। तो हम तो रंगला पंजाब बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुके हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब भी यही कहते थे कि हम रंगला पंजाब बनाएंगे। वो तो खुद ही आपने देखा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे कार्यक्रमों में वो खुद ही रंगीन होकर के आते थे। तो जो खुद रंगीन होकर के आता है उसको कैसा रंगला पंजाब चाहिए उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। सर, आपकी पर्सनल लाइफ पे सवाल है। आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, कभी सोचा था सर कि पॉलिटिक्स में आएंगे, या फिर जो आपका बचपन था वो किस तरह का था? बचपन में ये कभी सोचा था कि हाँ मैं इस तरह से पॉलिटिक्स में आऊँगा और पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बनूंगा, पॉलिटिक्स के ज़रिए समाज की सेवा करूंगा? मैं पॉलिटिकल परिवार से नहीं आता, तो जो भी आदमी पॉलिटिकल परिवार से नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी सोचा होगा कि मुझे क्या करना है। कोई आदमी बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट का बच्चा होगा तो उसे पता होता होगा कि भाई मुझे अपनी इंडस्ट्री संभालनी है। कोई पॉलिटिकल परिवार से आता होगा तो उसको ये पता होता है कि मुझे आगे राजनीति में जाना है। हम तो गरीब लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे और हैं, तो हम सोचते नहीं हैं, हम करते हैं। ये रास्ते तो हमारे ऊपर वाला बनाता है, हम अपनी तरफ से कुछ डिसाइड करके नहीं आते। हमें ये भी नहीं पता था कि हमने करना क्या है। हम तो अपने, जिसे कहते हैं ना, कर्मण्यवादी का रास्ते माफलेशु कदचन, तो वो फार्मूला हमारे पे बिल्कुल फिट बैठता है। हम कर्म करते चले गए, आज यहाँ बैठे, कल कहाँ होंगे, यहाँ होंगे या नीचे होंगे या ऊपर होंगे, ये भी हमें नहीं पता। तो अपने कर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो होगा देखेंगे। मैं यही पूछ रहा था कि शुरुआत कहाँ से होती है कि आप जो हैं पढ़ाई के दौरान कभी ये हुआ, या कॉलेज में आपका मन जो है वो इस तरफ गया कि हाँ थोड़ा पॉलिटिक्स? मैं आपको बताता हूँ, इस देश के अंदर वो व्यक्ति चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सरकारी नौकरी में हो, उस सब के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक छोटा सा पॉलिटिशियन होता है। वो बोलता नहीं है, वो टीवी में डिबेट देखता है, न्यूज़ देखता है, घर पे बैठ के अपनी व्यूज़ देता है, और वो ये भी बताता है कि ऐसा करोगे तो और अच्छा होगा, मैं करप्शन हटा दूंगा देश से, अगर मैं होता तो ऐसा करता। मतलब हर किसी के अंदर ये फीलिंग तो रहती है कि मैं भी इस जगह पे होता तो ऐसा करता। तो कई लोग निकल करके बाहर आते हैं, लेकिन ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, बहुत मेहनत होती है, और कोई इसमें खास तौर पे राजनीति में कोई तनख्वाह नहीं होती है, कोई करियर की गारंटी नहीं होती है। तो अगर आप कुछ छोड़ करके आना चाहते हैं और सच्चाई में सेवा करना चाहते हैं तो आप आइए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ साथ साथ लेकर के चलना है तो ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है ये।
ये बहुत मुश्किल काम है। उसको वही कर सकता है जो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि हम राजनीति में हैं तो हमने छोड़ा नहीं है, बहुत कुछ छोड़ा, शायद इससे ज़्यादा क्या क्या होता लाइफ में, लेकिन क्योंकि इस दिशा में आए हैं तो अब इसी दिशा में आगे चलेंगे। और रियल मायने में राजनीति, हम बार बार सेवा कहते हैं, मुझे लगता है सेवा करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिसने प्रॉपर सेवा राजनीति में कर ली वो रियल मायने में जनता का नेता तो बन ही जाता है। तो हमें जनता के नेता चाहिए। जनता का नेता बनने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तो हम भी अपना काम कर रहे हैं, देखते हैं। आपने किस तरह के सेक्रीफाइसेस, अगर आप बता पाएं कि हाँ इस तरह मैंने भी कुछ चीजें छोड़ी, या अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, एक बिजनेस को चलाना, और जब पॉलिटिक्स में एंटर कर जाना उसके बाद सब कुछ छोड़ देना, तो सेक्रीफाइसेस तो रहे ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कई बार तो आप विश्वास कीजिए कि मैं अपने बच्चे के स्कूल में गया, तो जब मैंने पूछा कि मुझे उससे मिलना है तो उसने मेरे से क्लास पूछी कि कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो मुझे घर फ़ोन करके पूछना पड़ा कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। मैं सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास बता रहा हूँ। तो इतना ही सेक्रीफाइसेस होते हैं कि आप अपने बच्चों से और अपने परिवार से भी कहीं ना कहीं बहुत दूर चले जाते हैं। तो सर परिवार फिर कभी इसका गिला नहीं करता कि आप पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं लेकिन अपने परिवार को तो देख नहीं रहे? कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी, मतलब क्या, ऐसा तो रोज ही होता है। अभी भी मतलब ऐसा हो रहा है? ये रोज का ही काम है। अच्छा। कोई कौन सा परिवार चाहता है कि भाई आप हमें टाइम ना दीजिए। मैं आपको यही बात अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी की बता रहा था कि मैं देखता हूं कि वो कई बार एक एक डेढ़ महीने तक 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने के बावजूद भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, मिल नहीं पाते। अच्छा। तो ये जब देखते हैं ना कि हम, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो उसकी कितनी अच्छी लाइफ होगी। आप विश्वास कीजिए, इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है ये। जब आप किसी काफिले को जाते हुए देखते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि उसके आगे पीछे पुलिस चल रही है, सायरन बज रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो बैठा है व्यक्ति, कभी उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया कि वो सिर्फ 4 घंटे सोया हुआ है। उसने सुबह से खाना नहीं खाया है, और उसका संडे, मंडे, ट्यूसडे, हॉलीडे नाम का कोई शब्द नहीं होता है। जिस दिन आप लोग घर पे बैठ के आराम से टीवी देखते हैं, उस दिन उनकी और ज्यादा कार्य होते हैं, उनकी और ज्यादा मीटिंग्स होती हैं। तो आप रिकॉर्ड उठा के देखिए पिछले 1 साल का। अगर मैं नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी की बात करूं, तो आपको रिकॉर्ड तो सारा ही मिल जाएगा। आजकल शेड्यूल आते हैं, तो आप एक दिन ऐसा निकाल के दिखा दीजिए, एक दिन के अंदर 5 घंटे ऐसे दिखा दीजिए जो उन्होंने पर्सनली तौर पे अपने लिए यूज करे। तो ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसका अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए होती है, और अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता है, तब जाके आप एक प्रदेश को चलाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं सैनी साहब की बात करूं तो निछावर कर रहे हैं सब कुछ अपना, और तभी वो जनता के बीच में एक जन नेता के तौर पर और ज्यादा अच्छे तरीके से उभर रहे हैं, ये हमें लगता है। मैं एक बात बताता हूं आपको। आजकल सोशल मीडिया का युग है। मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अच्छे काम क्यों ना कर रहा हो, लोग उसकी कमजोरियां पकड़ लेते हैं। तो वो कैसे पकड़ते हैं कि आपने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, तो उसके नीचे के कमेंट बताते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने खुद रिव्यू किया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के किसी भी पोस्ट के नीचे 80% कमेंट उनके फेवर के थे, और जो 20% कमेंट मैं बता रहा हूं उनके अगेंस्ट के थे, वो अगेंस्ट के नहीं थे, उसमें कुछ मांगे थी कि हमारी ये मांग पूरी कर दीजिए। तो वहां पर भी उनके फेवर की ही बात थी। और मैंने आपको बताया था कि उनकी डिक्शनरी में विद इन दी नॉर्म्स जो चीज आती हैं उसके लिए नो शब्द नहीं है, यस है। तो वो 20% भी मुझे लगता है आज से कल जैसी उनकी मांग पूरी होगी तो 100% किसी के बारे में उसके कमेंट्स में पॉजिटिव लिखा जा रहा है, तो उससे उनके कैरेक्टर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी सर, आप नायब सिंह सैनी जी के साथ भी काम कर रहे हैं, आपने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया है। अगर दोनों का मैं ये कहूँ कि कंपैरिजन किया जाए तो किस तरह का कंपैरिजन आप करना चाहेंगे कि किस तरह का शैली जो है काम करने की, क्या एक जैसी है या अलग अलग है? कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आपने किसको अच्छा बोलना है, किसका काम ज़्यादा है और किसका कम है, तो अंदाज़ा तो आप नहीं लगा सकते हैं। तो ही वॉज वेरी क्रिएटिव, मनोहर लाल जी। बहुत शार्प मेमोरी है उनकी, और बहुत आप देखिए आज हरियाणा के अंदर बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करते हैं, ये बिल्कुल परंपरा बदल दी उन्होंने। हरियाणा के अंदर अगर आप ये देखेंगे
कि एक ऐसे नेता जिन्होंने ऐसी व्यवस्था पैदा करी कि भाई ट्रांसफर के लिए भी उन्होंने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, प्लेटफॉर्म दिया कि किस आधार पे आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। जो बिजनेस हुआ करता था, धंधा हुआ करता था, ये परंपरा किसने बदली? ये भी मनोहर लाल जी ने बदली। हरियाणा में एक उम्मीद जगी कि हरियाणा, जैसे हम कहते थे कि हरियाणा में तो कल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर है, तो कल्चर के साथ एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया। किसानों के लिए जितनी योजनाएं लेकर के आए, उतनी योजनाएं पहले कभी किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी। कृषि के साथ साथ आप देखिए कितने बड़े धार्मिक रूप से कार्यक्रम उन्होंने यहां पर करवाए। बिजली, ध्यान दीजिएगा, बिजली हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या थी। हमारा हर व्यक्ति ये कहता था, शाम को लोगों की आइसक्रीम इसलिए बिकती थी, आइसक्रीम वालों की, क्योंकि लोगों के घरों में बिजली नहीं आती थी। बच्चों को लेकर शाम को निकलते थे। आप विश्वास कीजिए, ऐसे दिन थे हरियाणा में कि लोग अपने बच्चों को कारों में लेकर के कार का एसी ऑन करके सोते थे, और कुछ हादसे भी घटे थे कि पूरी रात गाड़ी के अंदर एसी चलता रहा, नींद में थे, कई डेथ भी ऐसी हो गई थी। उसकी वजह क्या थी? केवल बिजली। और आज आप हरियाणा के अंदर जाकर के देखिए, आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि ऐसा प्रदेश हुआ करता था या बिजली नहीं होती थी। अरे जिसने विकास को प्रोपेल करना है, डेवलपमेंट को, जब आप वही नहीं दे पा रहे थे तो आप क्या देंगे? तो मनोहर लाल जी ने जो परिवर्तन हरियाणा में किया, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी भी रूप में कंपैरिजन नहीं है। और आज वही परिवर्तन आपको देश के अंदर, चाहे वो बिजली मंत्री के रूप में है, आज अर्बन लोकल बॉडी उनके पास है, तो आज वही परिवर्तन आपको देश में देखने को मिल रहे हैं कि कितने रिफॉर्म वो कर रहे हैं, कितने क्रिएटिव तरीके से कर रहे हैं। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। रूटीन में ऐसे पॉलिटिशियंस को आप नहीं देखेंगे जो इस तरीके की चर्चा करते हो। तो उन्होंने इतना भी बताया कि आपको अपना एसी का टेम्परेचर कितने पे सेट करना है, जिससे आप एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे, अपने बिजली के बिल को भी बचाएंगे। तो जब इतने माइक्रो लेवल पे जाकर आप वर्किंग करते हैं ना, तो उससे अंदाजा लगता है कि आपकी सोच कितनी है, आपका विजन कैसा है, कहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट को लेकर के जाने वाले हैं। तो ही उनका बहुत ही बड़ा योगदान है हरियाणा की राजनीति के अंदर। हरियाणा में जो धर्म का कास्ट का बैरियर था, वो टूट गया। लोग बोलते रहे वोटर्स को, आमजन को, कि भाई आप इस आधार पर वोट करिए या आप इस आधार पर वोट करिए। अरे भाई, जिसके गांव के अंदर पहले तो बिकती थी ना नौकरी, आपको पता है, ऐसे बोला जाता था एक गांव में से एक नौकरी, भाई एक लग गई तो मतलब पूरा गांव की नौकरी लग गई जी। क्या उस गांव के अंदर अगर बाकी लोगों के पास 20 लोगों के पास क्षमता है तो उनकी नौकरी नहीं लगेगी? तो ये डिसाइड हो जाता था। मतलब ये तो कोटा सिस्टम हो गया, इसमें कंपटीशन क्या हुआ? तो ये परंपरा भी हमने तोड़ी। एक ही गांव से 10-10 लोगों की नौकरी लगी। अगर 10 लोगों में क्षमता है, के आधार पर 20 लोग ले लें, बेशक, बिल्कुल, एक आदमी से पैसा लिया, नौकरी दे दी। तो नो का कसूर क्या था? तो नो को नौकरी भी तो मिलनी जरूरी थी। हो सकता है कि जो पैसे वाला व्यक्ति था वो रह गया, बाकी नो को नौकरी मिल गई। तो हमने तो नो को नौकरी दे दी जहां एक को मिलती थी, और एक को भी किसी के बदले मिलती थी, अपनी काबिलियत के आधार पे तो मिलती नहीं थी। तो ये परिवर्तन भी किसने करके दिखाया? वो भी मनोहर लाल खट्टर जी ने करके दिखाया। तो उनके योगदान हरियाणा के अंदर काउंटलेस हैं, और उनकी जो परिवर्तन और रिफॉर्म वो लेकर के आए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि एक वाहक के रूप में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उन्हीं नीतियों को आगे लेकर के जा रहे हैं, और बहुत बेहतर तरीके से लेकर के जा रहे हैं। तो आने वाले समय में सब हरियाणा की अगर बात करें तो कहाँ आप हरियाणा को पाते हैं कि हाँ, क्योंकि अभी तो नई सरकार ने अपना कामकाज शुरू ही किया है, तो 5 साल बाद कहाँ आप देखते हैं कि हाँ, अगर आप हमें थोड़ा सा एक रोड मैप या ब्लूप्रिंट थोड़ा सा बता पाएं कि हाँ 5 साल बाद हरियाणा को कहाँ देखते हैं? इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग सबसे अच्छे डेवलप्ड स्टेटों में से एक है। एग्रीकल्चर में हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे बेहतर है। आर्मी में हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे बेहतर है, और कनेक्टिविटी में हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे बेहतर है। तो मुझे लगता है हरियाणा तो पहले से ही डेवलप्ड है। आप कह रहे हैं कहाँ लेकर के जाएंगे? हम तो देश को एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश का हर पिछड़ा हुआ राज्य जो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वो भी हरियाणा की तरह डेवलप हुआ। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हरियाणा का मॉडल पूरे देश के अंदर लागू करने की जरूरत है, और आप देखिएगा आगे आने वाले भविष्य में हरियाणा के मॉडल्स ही लागू होंगे देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अच्छा समय दिया और खुलकर बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।